नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आज हरियाणा की जनता ने पूरे देश को कैसे हैरान कर दिया। देश के सभी चुनावी विश्लेषकों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने और एग्जिट पोल्स ने हरियाणा के बारे में जो भी अनुमान लगाए वो सारे के सारे गलत साबित हुए और बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतते हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भी इस बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। आज जब दिन में लोग टीवी देख रहे थे और टीवी पर नतीजे देख रहे थे तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वो सही नतीजे देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हरियाणा में यह क्या हुआ। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जलेबियां बटेंगी। आज ये जलेबियां ऑर्डर तो कांग्रेस ने की थी, लेकिन खा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी आज के दिन को जलेबी दिवस के तौर पर मना रही है। असल में हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए हैं ये बिल्कुल जलेबी की तरह हैं और हरियाणा के लोगों ने असल में बीजेपी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जलेबी की तरह घुमा दिया। आज हम हरियाणा चुनावों का पूरा विश्लेषण आपके सामने करेंगे और बताएंगे कि हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का साथ क्यों दिया। आज ऐसा लगता है जैसे हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद भूल सुधार किया है। कई वर्षों से मोदी के विरोधियों ने लगातार ऐसी छवि बनाने की कोशिश की कि हरियाणा के किसान मोदी से नाराज हैं। अग्निवीर योजना की वजह से हरियाणा के लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं और विनेश फोगाट के आंदोलन की वजह से भी हरियाणा के जाट मोदी के खिलाफ हैं। इसलिए इस बार बीजेपी का कोई चांस नहीं। लेकिन आज के नतीजों ने यह सारी की सारी थ्योरी फेल कर दी है और आज ये ऐसा लगता है कि बहुत सारी थ्योरी सिर्फ सोशल मीडिया पर चलती हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार यह माहौल बना रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और धीरे धीरे बीजेपी ढलान की ओर जा रही है। बीजेपी पहले हरियाणा हारेगी, जम्मू कश्मीर में हारेगी, फिर महाराष्ट्र हारेगी, दिल्ली भी हार जाएगी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के आज के शानदार प्रदर्शन की वजह से यह माहौल रातों रात बदल गया। अब इसका असर आपको महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों पर भी दिखाई देगा और देश की राजनीति में ब्रांड मोदी और मजबूत होगा। और आखिर में एक लाइन अरविंद केजरीवाल के बारे में भी। केजरीवाल ने कहा था कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में और उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन हरियाणा में 89 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है और उसका वोट शेयर है 1.79%, यानी लगभग 1.5 से 2% के बीच। 2% भी नहीं, 1.8% आप कह सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले आप बीजेपी के इन तेवरों को देखिए जो आज एक नए आगाज का संकेत दे रहे हैं और इनमें आपको आज एक नई ऊर्जा नजर आएगी। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की। इसी साल 4 जून को जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, तब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के इसी बीजेपी मुख्यालय में काफी मायूस दिख रहे थे। लोगों ने उनकी आंखों में निराशा देखी थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी शाम को बीजेपी के उसी दफ्तर में पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज बीजेपी ने हरियाणा का नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत जीत लिया हो और उसे लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली हो। इन तस्वीरों को आप भारत की राजनीति के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट भी मान सकते हैं, जहां से बीजेपी ने अपनी शानदार वापसी की है। आज की ये तस्वीरें विपक्षी दलों को बहुत चुभेंगी। आज की ये तस्वीरें उन लोगों को बहुत चुभेंगी जो शायद ये सोच रहे थे कि अब बीजेपी की कहानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और ये तस्वीरें आज रात को विपक्ष के नेताओं की नींद छीन लेंगी। देखा कि चुनाव में आज की जीत ने हरियाणा में जो जीत हुई है बीजेपी की और जम्मू और कश्मीर में जो शानदार प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, उसने एक ही दिन में पूरे के पूरे माहौल को बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनादेश की गूंज बहुत दूर तक जाएगी और आज हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है।
तीसरी बार लगातार कमल खिला है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हम सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो। तो आज आपने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून देखा होगा, एक अलग तरह की शांति देखी होगी, एक अलग तरह की संतुष्टि आपको प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आज नजर आई होगी। और ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों ने पूरे दिल से बीजेपी का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों ने एक तरीके से भूल सुधार किया है, ऐसा उन्होंने बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की है। और इसीलिए तीसरी बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने इस तीसरी बार के विधानसभा चुनाव में किया है। विपक्षी दल को यह लग रहा था कि 4 जून के बाद बीजेपी की फिल्म दी एंड के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन आज के नतीजों ने यह बता दिया कि इस फिल्म का एक सीक्वल आएगा और यह सीक्वल हो सकता है कि पहले वाली फिल्म से भी कहीं ज्यादा सुपरहिट हो, पहले वाली फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा ब्लॉकबस्टर हो। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और आज हरियाणा में बीजेपी को जो सफलता मिली है उसका शोर पूरे देश में हो रहा है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, और यही बीजेपी ने किया। कांग्रेस शोर बहुत मचा रही थी और बीजेपी खामोशी के साथ मेहनत कर रही थी। जब कांग्रेस पार्टी से लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम एक्सपर्ट्स ये दावे कर रहे थे कि हरियाणा के गांवों में जनता ने बीजेपी के नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सभाएं नहीं करने दी जा रही। हरियाणा में हर मोहल्ले में, घर घर में लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। बीजेपी से वहां के लोग बहुत नाराज हैं। तब बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी खामोशी से मेहनत कर रहे थे कि अब उसकी सफलता का शोर पूरे देश में सुनाई दे रहा है। लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी ने इस बार अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया। तो फर्क समझिए आप, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अति आत्मविश्वास के साथ उतरी थी,
वैसे ही जैसे इस बार हरियाणा में कांग्रेस उतर रही थी। कांग्रेस ने मान ही लिया था कि उसकी सरकार तो आने ही वाली है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मान रही थी कि उसकी सरकार तो आएगी और उसकी 400 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी, 400 पार हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने बहुत जल्दी अपनी रणनीति में बदलाव किया और देश के लोगों ने जो बीजेपी को सिखाया उससे उन्होंने सीख ले ली। बीजेपी हरियाणा में इस बार जरूरत से ज्यादा विनम्र बनी रही और उसके लाखों कार्यकर्ता दिन रात चुपचाप बिना शोर मचाए जमीन पर काम करते रहे, जबकि बीजेपी की तुलना में इस बार कांग्रेस कहीं ज्यादा आक्रामक थी। उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और कांग्रेस ने यह मान ही लिया था कि अगली सरकार उसी की होगी। और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया था। बहुत अग्रेशन था, बहुत आक्रामक रही इस बार कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का दावा था कि वो इस बार कम से कम 60 सीटें तो जरूर जीतेगी और राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो यह भी कहा था कि अगर बीजेपी की 15 सीटें भी आ गईं तो वो अपना नाम बदल देंगे। लेकिन आज बीजेपी ने हरियाणा में अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और 90 में से 48 सीटें जीत ली और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती और कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा के चुनाव में हार गई। भूपेंद्र हुड्डा का जो सपना था इस बार मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना इस बार टूट गया। आज भारत की राजनीति में एक शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है और वो है जलेबी। ये वो जलेबी है जिसे खाया तो राहुल गांधी ने था, लेकिन इसका स्वाद बीजेपी को आ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने इस बार के चुनाव में कांग्रेस को जलेबी की तरह घुमा दिया। लोग कह रहे हैं कि जलेबी का ऑर्डर तो दिया था कांग्रेस ने, लेकिन खा रहे हैं बीजेपी के नेता। बड़ी बात यह है कि जिस गोहाना विधानसभा क्षेत्र में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने वहां की मशहूर जलेबी की तारीफ की थी, वहां की मशहूर जलेबी खाने के बाद कहा था कि अगर यह जलेबी किसी बड़ी फैक्ट्री में बने तो इससे कई लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसी गोहाना में जनता ने कांग्रेस पार्टी को 10,000 वोटों से हरा दिया। यानी उसी गोहाना की जो जलेबी है, वहां के लोगों ने तय किया कि यह जलेबी हम कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को खिलाएंगे। आज बीजेपी के समर्थक पूरे देश में जलेबी दिवस मना रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बातों की जो जलेबी बनाई उसे जनता ने खाने से साफ इनकार कर दिया। आज ही हरियाणा बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय के पते पर राहुल गांधी के लिए 1 किलो जलेबी ऑर्डर की है और उन्हें जलेबी दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे जहरीले सामान बेचे जा चुके थे कि कोई भी जलेबी उसकी कितनी भी मिठास हो उस जहर और कड़वाहट को कम नहीं कर सकती। तो अब शुरू करते हैं अपना विश्लेषण और आपको बताते हैं कि हरियाणा की जनता ने पूरे देश के लोगों को हैरान कैसे कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण है उसका अति आत्मविश्वास और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ पाएंगे। आज सुबह नतीजों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जलेबियां बंट रही थी और हर कोई यही कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत निश्चित है। तस्वीरें आप देख लीजिए, आज सुबह की तस्वीरें। लेकिन आज जब नतीजे आए तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही शब्द थे कि यह क्या हुआ। आज जब लोग टीवी देख रहे थे और नतीजे आने शुरू हुए धीरे धीरे, तो लोग एक दूसरे को फोन करने लगे और पूछने लगे कि हरियाणा के नतीजे देखे, ये क्या हुआ। हरियाणा के नतीजों ने आज पूरे देश को हैरान कर दिया और इसका कारण यह है कि हरियाणा के चुनावों को शुरुआत से ही कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मान लिया था। बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े पत्रकार जो फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मीडिया और यहां तक कि एग्जिट पोल भी
इन चुनावों में बीजेपी की करारी हार का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन हरियाणा की जनता ने इन सब को एक्सपोज कर दिया और सारे एग्जिट पोल आज एक बार फिर गलत साबित हो गए। और यह पिछले 6 महीने में दूसरी बार हुआ है जब देश के बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक और बड़े बड़े एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुए। 6 महीने में दूसरी बार हुआ है। लोकसभा चुनाव में आप याद कीजिए, जब बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट्स, मीडिया और एग्जिट पोल यह अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी 400 पार कर सकती है, बीजेपी बहुत आराम से अपनी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ, तब भी देश की जनता ने इन अनुमानों को गलत साबित किया था। और आज जब यही एग्जिट पोल हरियाणा में बीजेपी की हार का अनुमान लगा रहे थे, तब भी हरियाणा की जनता ने इन्हें गलत साबित करके बता दिया कि हमारे देश के चुनावी विश्लेषक और एग्जिट पोल असल में जनता के असली मूड को समझ ही नहीं पा रहे। फर्क यह है कि 6 महीने पहले सारे एग्जिट पोल और चुनावी एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि बीजेपी जीत रही है, तब भी गलत साबित हुए। इस बार सारे चुनावी एक्सपर्ट्स और एग्जिट पोल ने कहा बीजेपी हार रही है, तब भी गलत साबित हुए। कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा था और ये 3 मुद्दे कौन से थे? किसान, जवान और पहलवान। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए हरियाणा के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने का वादा किया था। जवानों के मुद्दे पर अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया था और पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने यह कहा था कि बीजेपी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों का अपमान किया है और हरियाणा के लोग इस अपमान का बदला इस चुनाव में जरूर लेंगे। इसलिए किसान, जवान और पहलवान, ये 3 मुद्दे कांग्रेस ने बनाए थे। लेकिन आज के नतीजों से यह पता चलता है कि हरियाणा में किसान, हरियाणा के जवान और हरियाणा के पहलवान का यह मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, यह फ्लॉप हो गया। आज एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जिस हरियाणा में 70% आबादी किसान परिवारों की है और आबादी के हिसाब से जिस हरियाणा से सबसे ज्यादा युवा तीनों सेनाओं में भर्ती होते हैं, अगर उस हरियाणा के लोग तीसरी बार बीजेपी की सरकार को प्रचंड बहुमत से चुनते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि हरियाणा के आम लोगों में इन मुद्दों को लेकर बीजेपी से कोई नाराजगी असल में थी ही नहीं? यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष 2020 और 21 में किसानों का जो आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया था। आप याद कर लीजिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये अपने आप को किसानों का नेता बताते थे, लेकिन आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा की पेहोवा सीट से बुरी तरीके से चुनाव हार गए और उनकी जमानत जब्त हो गई। सोचिए, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के किसानों की तरफ से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं किसानों का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं किसानों का नेता हूं और देश के लाखों किसान मेरे पीछे खड़े हैं, रोज टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जब चुनाव में उतरे तो सिर्फ 1170 वोट मिले हैं। फिर से आपको बता रहा हूं, किसानों का ये जो सबसे बड़ा नेता अपने आप को बता रहे थे चढ़ूनी साहब, इन्हें 1170 वोट मिले हैं, जबकि यही किसान नेता आंदोलन में कहते थे कि उनके साथ पूरे हरियाणा के किसान खड़े हुए हैं। कहते थे ये बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं और किसान वही करेंगे जो ये कहेंगे। अब आप ये देखिए कि इन नतीजों का भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे दर्शक जो हरियाणा में नहीं रहते, जिनकी शायद हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं होगी, पर आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चुनाव का? देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? मैं कहता हूं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, तब देश में विपक्षी दलों ने 3 बड़े नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। पहला नैरेटिव था, अब देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो जाएगी और ब्रांड मोदी अपनी ताकत धीरे धीरे खो देगा। दूसरा, देश में अब विपक्षी दलों की सरकार आना तय है। और तीसरा, अब राहुल गांधी एक जननायक बन चुके हैं और देश के अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। लेकिन आज इन नतीजों के बाद ये सभी नैरेटिव कमजोर पड़ जाएंगे और लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि ना तो बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है, ना ही ब्रांड मोदी की ताकत में और चमक में कोई कमी आई है। बीजेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि लोकसभा चुनावों के बाद जब पूरे देश में उसके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल पैदा हो गया, तब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व
तनाव के अंधेरे में नहीं गया, वो डिप्रेशन में नहीं बैठा, सिर पकड़ कर नहीं बैठा, निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नए सिरे से मेहनत शुरू की। बीजेपी के समर्थक और वोटर भले ही इस अंधेरे में कुछ समय के लिए चले गए हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता डिप्रेशन के इस अंधेरे में नहीं गए। और यही कारण है कि आज बीजेपी ने हरियाणा में बाउंस बैक करके सबको हैरान कर दिया। राहुल गांधी अपने लगभग सभी भाषणों में यह कहते हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद से प्रधानमंत्री मोदी बहुत डर गए हैं और उनकी लोकप्रियता भी कम हो गई है। लेकिन आज के नतीजे बताते हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी ने जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किए, उन 9 में से 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की, उनमें से 3 सीटों पर, 4 में से 3 पर बीजेपी जीती और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जीत गई हैं। सावित्री जिंदल भी अगर आप देखें तो असल में बीजेपी की ही उम्मीदवार थी, सिर्फ फर्क इतना था कि बीजेपी ने उन्हें इस बार इंडिपेंडेंट लड़वाया था। और सावित्री जिंदल की जीत से भी आप यही समझ सकते हैं एक तरीके से बीजेपी ही जीती है। इससे यह पता चलता है कि अब भी ब्रांड मोदी की ताकत कम नहीं हुई है, जबकि राहुल गांधी उन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को नहीं जिता पाए जहां उन्होंने खुद रैलियां की। इन चुनावों का एक और बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब इससे महाराष्ट्र और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी और वहां बीजेपी और एनडीए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ बहुत मजबूत हो जाएगा और वहां भी पासा पलट सकता है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब अयोध्या, सीतापुर और बद्रीनाथ की हार को विपक्षी दलों ने बीजेपी के हिंदुत्व की हार बताया था, तो क्या आज विपक्षी दल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी सीट पर मिली बीजेपी की जीत को बीजेपी के हिंदुत्व की जीत मानेगा? क्या जिस हरियाणा में 87.5% आबादी हिंदुओं की है, उस हिंदू बहुल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारने का मतलब यह होगा कि हिंदू कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है? क्या यह मतलब लगाया जाएगा? यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद चुनावों के नतीजों के आधार पर यह दावा करती है कि अब हिंदू भी बीजेपी के साथ नहीं है, हिंदू भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन अब हिंदू बाहुल हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत पर कांग्रेस पार्टी की क्या टिप्पणी रहेगी, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्या अब देश में वैष्णो देवी की सीट पर कांग्रेस की हार का मतलब यह माना जाएगा कि हिंदू कांग्रेस के साथ नहीं है? अब आपको बीजेपी की उस रणनीति के बारे में बताते हैं जिसमें जातिगत जनगणना का जवाब छिपा है और इस रणनीति का नाम है बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा चुनाव में जब जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर भारत के कई राज्यों में हिंदू वोटर्स अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए, तब इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद जब बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के कारण हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, तो बीजेपी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया। नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इसी नारे के कारण हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। इस नारे ने भी बीजेपी का काफी फायदा किया। इस बार हरियाणा में जाट और गैर जाट वोटों की लड़ाई में बीजेपी को गैर जाट वोटर्स के सबसे ज्यादा वोट मिले और इनमें भी दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। हरियाणा में एक तरफ 25% जाट और 7% मुस्लिम थे, जिसे कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये तो सारे के सारे हमारी तरफ हैं, और दूसरी तरफ 8% पंजाबी, 21% दलित और 39% ओबीसी थे। और बीजेपी ने इन्हीं 68% गैर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की, जिसके कारण उसे हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिल गया। जाटों का जो मजबूत इलाका है, जाटों के इलाके में जिन 36 में से 16 सीटों पर बीजेपी जीती है, अगर उन सीटों पर कांग्रेस जाट समुदाय के साथ गैर जाट वोटर्स को जातियों में बांटने में कामयाब हो जाती, तो हरियाणा के ये नतीजे भी बदल सकते थे और बीजेपी इन चुनावों में हार सकती थी। असल में कांग्रेस ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना सारा फोकस जाट वोटर्स पर लगा दिया। उन्होंने सारा जोर इस बात पर लगा दिया कि हरियाणा के सारे जाट उन्हें वोट दे दें, मुसलमान उनके साथ हैं ही और दलित भी उनके साथ आ जाएंगे, और इस तरीके से कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी। और यही उनकी गलती थी। उन्होंने जाटों के अलावा जो बाकी समुदाय थे और जो ओबीसी वर्ग था, उसे साधने की कोशिश नहीं की।
और हुआ ये कि जाटों ने भी 100% उनका साथ नहीं दिया, जाट भी बट गए और गैर जाट जो जातियां थीं वो उनके साथ आई नहीं। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे की रणनीति से गैर जाट वोटर्स को एकजुट कर लिया और गैर जाट वोटर्स में दलितों और पिछड़ों के वोट से वो पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सत्ता में आ गई। गैर जाट वोटर्स इसलिए भी बीजेपी के साथ हैं क्योंकि पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने एक बहुत साफ सुथरी सरकार लगभग 10 साल तक हरियाणा में चलाई। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं और उन्होंने एक अच्छी सरकार चलाई। उसके बाद बीजेपी ने सैनी समुदाय से अगला मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी गैर जाट समुदाय था और इसीलिए शुरू से ही बीजेपी की जो रणनीति थी वो ये थी कि गैर जाट समुदाय के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाओ और उन्हें अपनी तरफ कर लो। और हाल ही में जब हरियाणा में चुनाव चल रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली में कहा था कि अगर हिंदू बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक बार देख लीजिए। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों की यह महफिल हरियाणा में सजने नहीं दी। अब आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव जीत भी सकती थी। हरियाणा की 90 में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने 5000 या उससे भी कम वोटों से चुनाव जीता है और इनमें उचाना कला की सीट से कांग्रेस के नेता, बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोटों से चुनाव हारे हैं, जबकि इसी सीट पर आम आदमी पार्टी को लगभग 2500 और नोटा को भी 187 वोट मिले। अगर कांग्रेस इन 10 सीटों पर थोड़ी और मेहनत कर लेती और ये सीटें बीजेपी से जीत जाती तो आज बीजेपी के पास 48 नहीं बल्कि 38 सीटें होती और कांग्रेस के पास 37 नहीं बल्कि 47 सीटें होती और वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन बीच में खड़ा था। लेकिन बीजेपी ने वोटों की इस लीकेज का फायदा उठाकर 5000 या उससे भी कम वोटों के अंतर से ये 10 सीटें मैं कहूंगा कि कांग्रेस की झोली में से निकाल ली और अब वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। तो ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई। बहुत उचक रहे थे कि हरियाणा में तो आ रहे हैं, हरियाणा में तो आ रहे हैं। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी की फिर वहां सरकार बन रही है। कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, कई तरह की अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को जवाब देने का काम किया है। तो बड़ी बात आप ये समझिए कि इन चुनावों से लगभग 1 महीने पहले की स्थिति अगर आप देखें तो स्थिति ये थी कि हरियाणा में वाकई कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने वाली थी। कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही थी और हरियाणा में बीजेपी ने यह सोचा कि ये जो 10 सीटें कम से कम हमें कांग्रेस से छीनकर अपनी झोली में डालनी है। और बीजेपी की पूरी रणनीति ऐसी थी कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टियों को उतारा ताकि वो वोट काट सके। और उसके अलावा बीजेपी ने अपने ही समर्थन वाले बहुत सारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतार दिया। इसलिए बीजेपी की कोशिश यह थी कि यह सीधी टक्कर ना हो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बल्कि इस टक्कर में बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएं और वो सारे वोटों को काट दें। और उसका कारण यह हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हरियाणा में बीजेपी ने कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से उन्होंने जीती हैं। ये वो सीटें थीं
जो कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसी शतरंज की चाल चली, ऐसे ऐसे लोगों को, इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, क्षेत्रीय दलों के नेताओं को बैठाया कि उन्होंने सारे वोट काट दिए और बीजेपी इन सीटों को जीत गई। बीजेपी की जीत के 5 बड़े फैक्टर्स और देखिए। पहला, बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और उसने इस बार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान और ग्राम पंचायतों को लेकर बड़े बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री आवास को भी आम लोगों के लिए, शिकायतों के लिए उन्होंने खोल दिया। यानी अगर आप देखें तो ये जो चुनाव लड़ा गया है, वोकल फॉर लोकल का जो फ्लेवर होता है, उस अंदाज में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। इस बार बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे नहीं लेकर आई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं लेकर आई, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं लेकर आई, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं लेकर आई, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। वोकल फॉर लोकल पर उन्होंने पूरी की पूरी तरह कंसंट्रेट किया। दूसरा, इस बार आरएसएस ने बीजेपी का पूर्ण सहयोग किया और उसके लिए ग्रामीण इलाकों में बहुत मेहनत की। आरएसएस के बारे में लोग कह रहे थे कि आरएसएस ने उतनी मन लगाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ शायद ना दिया हो, लेकिन हरियाणा में आरएसएस का भरपूर फायदा बीजेपी को मिला। पहले अनुमान था कि ग्रामीण इलाकों की 61 में से 45 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी और 10 सीटें बीजेपी जीतती, लेकिन आरएसएस की मदद से बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में 29 सीटें जीत ली और कांग्रेस को भी इतनी ही सीटों पर जीत मिली। तीसरा, विपक्षी दलों के बिखराव से भी बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 6% वोट मिल गए, निर्दलीय उम्मीदवारों को 11% वोट मिल गए, आम आदमी पार्टी को 1.8% वोट मिल गए और जननायक जनता पार्टी को भी लगभग 1% वोट मिले। तो सोचिए कितने सारे प्लेयर्स आ गए और मिलकर इन्होंने लगभग आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास वोट काट लिया और विपक्षी दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से ही बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। चौथा, कांग्रेस के अति आत्मविश्वास से भी बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। पांचवां, हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी को फायदा हुआ और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो मतभेद थे, जो सार्वजनिक हो गए थे, उससे कांग्रेस कई सीटों पर कमजोर पड़ गई। छठा, कांग्रेस ने गैर जाट वोटर्स में 21% दलित वोटर्स को साधने के लिए ज्यादा मेहनत की, जिससे 21% में से 14% दलितों के वोट बीजेपी के पास चले गए। इन नतीजों के बाद आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने की बात सही थी या मनोहर लाल खट्टर को अपने खिलाफ एक फेक नैरेटिव की कीमत चुकानी पड़ी? आज मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिसमें मनोहर लाल खट्टर खुद आज मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जलेबी खा रहे हैं। इस मामले में 2 पहलू नजर आते हैं, जिनमें पहला पहलू यह हो सकता है कि गुजरात की तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री को बदलने से बीजेपी जीत गई, लेकिन दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ शायद कोई नाराजगी थी ही नहीं। मनोहर लाल खट्टर के लिए हरियाणा में एक डायलॉग कहा जाता है, बिना खर्ची बिना पर्ची, जिसका मतलब यह है कि खट्टर की सरकार में रिश्वत देकर पर्ची से काम नहीं होता था और यह बात लोगों को बड़ी पसंद आई। ये बात मनोहर लाल खट्टर की जो ईमानदारी है वो लोगों को बड़ी पसंद आई और सबसे बड़ी बात यह कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा और उनकी छवि आज तक पूरी तरह बेदाग रही। और इस बात को अब शायद बीजेपी समझ रही है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। तो आज एक बड़ा आत्ममंथन करने की बात यह भी है कि क्या वाकई मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी लहर थी कि उन्हें बीच में हटा दिया गया। और आज बीजेपी को यह बात समझ में आई होगी कि मनोहर लाल खट्टर ने असल में बीजेपी की बड़ी मदद की और 10 साल जो उन्होंने शानदार काम किया, शायद उसकी वजह से भी आज बीजेपी को यह चुनाव जीतने में काफी आसानी रही होगी। आज आम आदमी पार्टी की बात करना भी बड़ा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद कहा था कि हरियाणा में इस बार कोई भी पार्टी उनके बिना सरकार नहीं बना पाएगी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी इस बार।
लेकिन नतीजे बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा में जिन 90 में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, आप आंकड़े देख लीजिए, 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, 88 में से 87 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 88 में से 87 सीटों पर जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की सीमा पंजाब और दिल्ली से लगती है और इन दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी को हरियाणा में 1.79% वोट मिले हैं और यह हरियाणा में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मिले 1.82% वोटों से जरा सा कम है। इससे यह पता चलता है कि चुनावों में हार और जीत को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनका सच्चाई से असल में कोई संबंध नहीं होता और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी हरियाणा में अपनी पार्टी को एक भी सीट जिता नहीं पाए और एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लगभग 15% वोट मिले थे और उनकी पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को सिर्फ 0.9% वोट मिले और खुद दुष्यंत चौटाला भी चुनाव में बुरी तरीके से हार गए और वो अपने चुनाव में भी 5वें स्थान पर आए हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि सिर्फ एक राजनीतिक खानदान से आना, किसी का बेटा होना, किसी का पोता होना और उसके बाद अच्छा प्रदर्शन न करना, जनता ये सब चीजें देखती है, नोट करती रहती है और चुनावों में बाद में नेताओं को उनका रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में ऐसे पकड़ा देती है। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव जीत गई हैं। हालांकि उनकी जीत का अंतर बहुत कम है, सिर्फ 6000 वोटों से वो जीती हैं, जिससे यह पता चलता है कि विनेश फोगाट के लिए यह चुनाव बहुत मुश्किल था और वो शुरुआत के सभी राउंड्स में आज पीछे चल रही थी। लेकिन हमें खुशी है कि विनेश फोगाट ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने से चूकने के बाद आज चुनाव जीतने से नहीं चूकी और अब वो एक विधायक बन गई। किस्मत का खेल देखिए, थोड़े दिन पहले तक विनेश फोगाट खुद कितनी निराश थी, देश भर में लोग कितने निराश हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से ओलंपिक का मेडल चला गया था, चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आज वो विधानसभा का चुनाव जीत गई हैं। ये सीखने वाली बात है। इसी तरीके से आज जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चुनावों में जीत गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला और उसने जम्मू कश्मीर की 90 में से 49 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी 29 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र की 43 में से 29 सीटें जीती हैं और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई और कश्मीर घाटी में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली और कश्मीर घाटी में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की खुशी मना रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटों पर वो चुनाव जीत पाई और इनमें भी कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। और समय बड़ा बलवान होता है। जो उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार राशिद इंजीनियर से हार गए थे 6 महीना पहले, आज वही 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत गए और अब वो जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसके मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि वक्त बड़ा बलवान होता है और जो लोग चुपचाप खामोशी से मेहनत करते हैं बाद में उन्हीं की सफलता शोर मचाती है। और इसके लिए हमने 3 आपको उदाहरण दिए। विनेश फोगाट जो ओलंपिक खेलों में हार गई थी लेकिन इस बार जीत गई। हार गई से मेरा मतलब है हारने से कि उनका मेडल उनके हाथ से निकल गया था। दूसरे उमर अब्दुल्ला जो 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हारे। और तीसरे हैं मनोहर लाल खट्टर, देखिए जो आज जलेबी खाकर बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर
ने आज मिठाइयां खाई हैं, लड्डू खाए हैं, जलेबी खाई हैं और जिसको कहते हैं कि हैविंग द लास्ट लाफ, मनोहर लाल खट्टर ने आज वही किया है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मनोहर लाल खट्टर की बहुत तारीफ की है। उन्हें हालांकि बीच में हटा दिया गया था चुनाव से ठीक पहले, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में अच्छा काम किया था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीवन का कड़वा सच तो यह है कि बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त सिर्फ खैरियत पूछते हैं। नमस्कार।